कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज प्रोग्राम में आपको ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। हमारे साथ आलोक मेहता जी आ गए हैं प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राशिद किदवई साहब हैं, काफ़ी वक्त के बाद आए हैं, दिल्ली आए तो हमने सर को बुलाया। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आज बात करेंगे राहुल गांधी के कुछ दो बयान जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं सर, और उस पर बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, बीजेपी भी खूब कर रही है। एक स्टेटमेंट तो उनका ये है, ये माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी की। उसमें उन्होंने अंदर कुछ बातें की, क्लोज डोर मीटिंग, ऐसा नहीं है कि वहाँ कैमरे लगे हुए थे, लेकिन जो लोग अंदर थे उन्होंने बाहर निकल के बताया कि अंदर क्या क्या हुआ और राहुल गांधी ने क्या क्या बोला। तो दो बयान राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा इस वक्त जिन पर बयानबाजियाँ हो रही हैं। एक, राहुल गांधी ने ये कहा कि जिसकी बात उठाओ उसका नाम लेके उठाओ। उदाहरण के तौर पर जैसे उन्होंने जो कोट किया गया उनको, वो राहुल गांधी ने नेताओं से बिना डरे खुलकर हर समुदाय की लड़ाई लड़ने की बात कही। कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुलकर जिस समुदाय पर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे अगर महिला पर अत्याचार हो रहा है तो महिला का नाम लेकर, दलित पर अत्याचार हो रहा है तो दलित का नाम लेकर, और मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है तो मुसलमान का नाम लेकर बोलो कि हाँ, हम मुसलमान के साथ हैं, हाँ, मुसलमान की बात करते हैं। ये बात उन्होंने कही। अब मुझे तो फ्रैंकली सर, मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि भाई एक आदमी ईमानदारी से कह रहा है कि जिसकी बात कर रहे हो उसकी बात नाम लेके करो, डरना क्या, क्यों डरते हो कि तुम पे कोई उंगली उठाएगा। लेकिन जब बीजेपी का कैंपेन ही ये हो और प्रधानमंत्री ने स्लोगन दे रखा है कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम लीग की पार्टी, उस वक्त आप ये बात क्यों कहेंगे? सवाल ये है। राहुल गांधी की मंशा जो थी वो आप मेहमान बताएंगे, लेकिन इसका असर तो यही हुआ कि अब बीजेपी ये कह रही है कि लो, हम तो कहते थे कि ये मुस्लिम लीगी हैं और इन्होंने साबित कर दिया कि ये मुस्लिम लीगी हैं। इनको केवल मुसलमानों की सूझती है और किसी की इनको सूझती नहीं है। तो एक बात तो ये, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि देश में जो आर्थिक तूफान आएगा, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आने वाला है और ये सरकार उसको हैंडल कर नहीं पाएगी और 1 साल के अंदर ही सरकार गिर जाएगी। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा, एक आर्टिकल में लिखा था कि क्योंकि जैसे मैंने आपको कोई कैमरे तो लगे नहीं थे वहाँ, शायद उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार चाहे बनी रह जाए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये बात भी उन्होंने कही। अब देखिए, देवेंद्र जी हंस पड़े इसी बात पे, इतनी सी बात पे भी तो मैंने कोट ही किया है। तो एक एक दोनों बातों पे करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। फिर आज राशिद साहब हैं तो हम थोड़ा सा केरला का सीएम केसी वेणुगोपाल क्यों नहीं बन पाए, कर्नाटका में क्या चल रहा है, ये सारी बातें भी समझेंगे सर से। सर, लेकिन पहले ये बात, ये राहुल गांधी ने बैन क्यों दिया ये मुसलमानों वाला? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये एक मुस्लिम जो कांग्रेस का माइनॉरिटी सेल है उसकी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी। दो बातें सौरभ हैं, एक सैद्धांतिक बात है और एक व्यवहारिक बात है। हाँ। सैद्धांतिक बात यह है कि मुसलमान भी देश का उतना ही बड़ा नागरिक है जितने बाकी तमाम लोग हैं, उनके भी तमाम चीज़ों के अधिकार हैं, तकलीफ है, उनकी आवाज़ उठाना, जैसे आपने कहा। वो राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे अखबारों में पहले आलोक जी बताएंगे, हम लोग लिखते थे कि 2 समुदाय में झटपट की घटना हो गई। अब वो सब वो पर्दा उठ चुका है। अब लोग नाम लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो गया, सांप्रदायिक झगड़ा हो गया, लव जिहाद हो रहा है, फलाना जिहाद हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वो राहुल गांधी वहाँ पर क्योंकि एक मुस्लिम असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ इस तरह की बात कही। तो ये बात है। और दूसरी बात जो, तो ये तो सैद्धांतिक बात है कि जैसा उन्होंने कहा वो सही है। दूसरी व्यवहारिक बात आती है कि सौरभ, अगर 80 और 20 का चुनाव होता है तो उसमें नुकसान किसका है? कांग्रेस का। तो ये उसमें 20 का नुकसान है क्योंकि 80। तो ये जो अगर भाजपा एक तरीके से एक धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है तो राहुल गांधी क्यों उसमें शामिल हो रहे हैं, ये एक प्रश्न उठाता है। और इस प्रश्न का कोई जवाब, तो व्यवहारिक स्तर के ऊपर जो राहुल गांधी ने कहा है उसके ऊपर उससे कांग्रेस को बचना चाहिए कि उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं पूरे देश में चुनाव जो हो रहे हैं तो एक मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, जहाँ विकल्प होता है वहाँ दूसरी बात होती है, लेकिन कांग्रेस का मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है। अब कांग्रेस को फिक्र इसकी करनी चाहिए कि जो दूसरे समुदाय, खासतौर से बहुसंख्यक समाज है, उसके वोट कैसे मिले, इसकी फिक्र होनी चाहिए। वो नहीं होता। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा आत्मचिंतन का विषय है और मुझे लगता है यही पर। अब आप कांग्रेस ना बोले, आप राहुल गांधी बोले जी। तो क्या राहुल गांधी व्यवहारिक नहीं है? नहीं, उसमें इसका अभाव है, अनाड़ीपन है उनका। वो इसकी दूसरी चीज देखते हैं। पहली बात मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जैसा मैंने कहा बहुसंख्यकों का, दलितों का, सबके लिए करने चाहिए कि जो आपके पास नहीं है वो आप कहते हैं।
जैसे आपके पास अगर आपके पास कलेक्शन है 5 पतलून है तो आप चाहेंगे कि 10 शर्ट भी हो। तो अब आपके पास पतलून तो है, आप शर्ट की फिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, मान लीजिए कि उन्होंने उस गैदरिंग में कहा, जैसा मैंने कहा, मैं भी इसको कोई गलत नहीं मानता, भाई जिसकी बात कर रहे हो उसका नाम लेके बात करो, लेकिन आप वहां उनसे कहते, अब से वहां पर सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, ये बात वो क्लोज डोर मीटिंग में कहते हैं, कल को इमरान मसूद बाहर निकल रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बाहर निकल रहे हैं, कोई मुस्लिम नेता, और वो कोई किसी मुद्दे पर मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, वो एक बात होती है। अब ये खबर छपी राहुल गांधी के नाम से, अंतर है ना दोनों में। तो सौरभ देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी की शुरुआत से है। 2004 से देखें या 14 से देखें, कोई भी बिंदु आप लें, राहुल गांधी उस तरह की व्यवहारिक नहीं है। वो हमेशा एक जो एनजीओ का माइंडसेट होता है या सिविल सोसाइटी का, उसकी बात करते हैं। दुनिया में आप कहीं देखें, सिविल सोसाइटी के जहां जहां मूवमेंट हुए हैं, वो एक वहां पर वो एक भूचाल तो मचाते हैं, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, जो ट्रांजिशन ऑफ पावर का होता है, वो उसमें सफल नहीं होते। तो सिविल सोसाइटी का मैंने नहीं देखा कि कहीं सिविल सोसाइटी ने उस तरीके से सत्ता पाई हो। ये एक राजनीतिक दल है। हाँ। और उनके राहुल गांधी के दाएं बाएं आगे पीछे आप देखें तो सिविल सोसाइटी के लोग बहुत ज्यादा, 137 सिविल सोसाइटीज हैं जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। तो माइंडसेट की एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एनजीओ टाइप चलाते हैं, सोचते हैं। जी हाँ, तो वो उनको लेकिन देखना चाहिए, राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? सत्ता। तो इस स्टेटमेंट का नुकसान हुआ कांग्रेस को? होगा, हो सकता है। जिस तरीके का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण होता है उसका आधार, देखिए हमें यह भी बात समझना चाहिए कि सीक्रेट बैलेट यहाँ होता है, यहाँ किसी को पता नहीं होता कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन ऐसा कयास अंदाजा लगाया जाता है कि बहुसंख्यक समाज भाजपा के साथ है, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है। इस तरह की बातें, धारणाएं हैं। एक चीज में सर, एक चीज और पूछ लूं कि मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डेलिबरेट स्टेटमेंट था, जानबूझ के, कि भाई मुसलमान वोट के क्लेमेंट तो बहुत हैं, दावेदार बहुत हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, अब जैसे यूपी में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव भी हैं, बाकी जगह और, तो ये वहां अपनी दावेदारी पक्का करने के लिए बयान था कि हम हैं असली, पहली चॉइस तुम्हारी होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये एक भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है, लेकिन कांग्रेस का देखिए उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं फिर आपसे कहूंगा, 100 वोटर हैं और अगर उसमें 20 वोट आपके साथ जा रहे हैं और उसकी वजह से 80 वोट आपके खिलाफ हो रहे हैं, तो आपने अभी देखा 20 पूरे के पूरे तो नहीं आ रहे हैं ना कांग्रेस के पास, या आ रहे हैं? जितने नहीं, देखिए जहां जहां कांग्रेस एक विकल्प होता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम, गुजरात की बात करें, तमाम राज्यों को आप देखें जहां पर केवल अपवाद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश है, जहां के पर अखिलेश की तरफ या ममता बनर्जी थी, जहां विकल्प होता है। हाँ। बिहार में, और वहां पे भी कई जगह राहुल गांधी कांग्रेस का जो है गठबंधन होता है उनके साथ, घोषित अघोषित। इंडिया अलायंस में तो सभी है ना, इंडिया अलायंस है, अगर है इंडिया अलायंस तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो लेकिन उसका एक विपक्ष की तरफ ही लोग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से फायदा होगा, नुकसान है। जो विठल गाडगिल थे, जो कांग्रेस के एक विचारक थे, वो हमेशा यही कहते थे, अल्लाह ऐलान वो भी यही कहते अगर सारे 14% मुसलमान हमें वोट देंगे तो भी हम कभी सत्ता में नहीं आ सकते। एग्जैक्टली सर। तो फिर ये राहुल जी के जैसे उनके शब्द में अनाड़ीपन है, व्यवहारिकता की कमी है, या सोचा समझा बयान था? देखिए, इनको आके इन्होंने किताबें लिखी है, इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा नाड़ी शब्द, लेकिन ये सही है कि मतलब जो है इसलिए राशिद भाई का जो जरूरी है कि इन्होंने जो कहा थोड़ा है। एनजीओ वाली बात पे मैं इसलिए सहमत हूँ कि राहुल गांधी, मीनाक्षी नटराजन की किताब का एक रिलीज था मेरा उनसे, एक ही जो थोड़े बहुत सामना हुआ, मैंने तभी सरकार थी इनकी, उपराष्ट्रपति अंसारी जी के घर पर ही, उस समय जो 10-15 मिनट में बात हुई, उस दिन मैंने दफ्तर में जाके सबसे पहले यही जो आज ये कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है इसमें, चूंकि मैं संजय गांधी, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं संजय गांधी को भी मिला था, इंदिरा से मिला था और संजय के भी इंटरव्यू किए। मैं 15 मिनट बाद, मेरा 15 मिनट का सिर्फ जो होता है चाय के समय आप चाहे, तो उस समय जो प्रकाशक हमारा ही था जिसने मेरी किताबें छापी, सामयिक वाले, तो मैंने कहा यार वो बिल्कुल एनजीओ लगता है, कोई उसमें अब पॉलिटिकल बात ही नहीं कर सकते आप। सेम थिंग विद मनमोहन सिंह। सॉरी टू से कि भाई वोट का क्या था कि भाई आप उनसे, वो कहते हैं अच्छा मिलते रहे, क्या बात करते, पॉलिटिक्स में बात ही नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं, आप मुझे शेयर मार्केट पर कल कह दें, बुला लें प्रोग्राम में, शेयर किसका गिरेगा वो बढ़ेगा, मैं तो बटा बैठ जाएगा, मेरे को कोई 12 बाज करिए। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, भाई मुझे पॉलिटिक्स ये जाने, सरकार जाने, मैं तो सरकार चलाना है। तो प्रॉब्लम वॉज, आप एनजीओ की तरह चलाना चाहते हैं, आप खाली इकोनॉमिक्स की तरह चलाना चाहते हैं, तो क्या होगा? यही राहुल गांधी की प्रॉब्लम है। आप मुस्लिम, भाई वो कहते हैं मुस्लिम मैं हूँ ना, अहमद पटेल की कितनी सुनते थे, बाद में आप सुनिए ना, मुस्लिम की बात क्या करें, गुलाम नबी क्यों चले गए? आप कहते मैं ही मुस्लिम नेता हूँ, मैं ही मुस्लिम को, मैंने ही दलित को बनाया है, खड़गे तो मेरे ही, जो मैं कहता हूँ, आज भी खड़गे का बयान है कि जो राहुल जी कहेंगे भाई वो डिसाइड होगा कर्नाटक पे। अरे प्रेसिडेंट है, मुंह दिखाने के लिए मत बोलो यार, बयान है। तो मेरा ये कहना है कि
बिल्कुल वही तो उम्मीदवार है। मैं तो मैं बता देता हूँ अपने छेड़खानी। रिपोर्टर ने सवाल पूछा खड़गे साहब से, साहब ये कर्नाटका वाले सीएम डिप्टी सीएम आ रहे हैं, क्या बात होगी, क्या रिशफल पे बात होगी, क्या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है? उन्होंने कहा ये राहुल गांधी जाना, ये राहुल गांधी जी बात करेंगे, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। देखिए इसलिए भी नहीं कहना कि देखिए ये सही है कि वो कर्नाटक के नेता हैं तो कहेंगे ना भाई मैं खुद ही पार्टी हूँ तो मैं नहीं बोलूँगा। सवाल ये है, मेरा ये कह जो आपने शुरू में बात कही, आप एनजीओ की तरह आप मुस्लिम को कि अखिलेश को ना मिले। कल एक आध खबर पता नहीं किसी चैनल ने या किसी पर मैंने पढ़ा भी है कि कहा है कि नहीं हम इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। कई बार इनको दिमाग में ये भी होता है मैं लड़ लूँगा, बिहार में भी लड़ लूँगा, तमिलनाडु में लड़ लूँगा। आप ही बताइए, आपका कुछ है ही नहीं, आप अखिलेश का सारा मुस्लिम वोट आपको मिल जाएगा। अखिलेश को मिले ना मिले वो सवाल ये है। तो आप मुस्लिम मुझे वोट देगा ये सोच करके या दलित मुझे वोट देगा, आप इंदिरा गांधी की तरह से तो राजनेता नहीं है ना आपके पास अंतुले है, नेता थे अंतुले, गनी खान चौधरी। मुस्लिम नेता में भी स्टालवर्ड्स उनके पास ऐसे थे जिनको मैंने मुस्लिम में अंतुले, जो पीसी सेठी मध्य प्रदेश के, वो कोयले की जो काम करता है ना, जो मुस्लिम में से भी उसके जाके गले, चीफ मिनिस्टर होते हुए गले से ऐसे मिलते थे जैसे कोई भाई हो। उस तरह से आप मुस्लिम आपका होता है। आप मुस्लिम कहने से थोड़ी होगा, ये ठीक है वोट मिलेगा जो किसी को नहीं देना है आपको दे दे, दो ही जैसे। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, जैसे आज वो उसका नतीजा आया कल ना फाल्ता सीट का पश्चिम बंगाल वाली, वाम दल को मिल गया, टीएमसी चौथे नंबर पे गई, दूसरे नंबर पे सीपीएम को वोट मिला है, कांग्रेस को नहीं मिला। कांग्रेस को नहीं मिला, जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट मुस्लिम था। कांग्रेस को 10,000 वोट मिले हैं, केवल 40,000 ज्यादा वोट मिले हैं सीपीएम को। ये प्रॉब्लम है जो आप राहुल गांधी को कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई दे रही कि भाई यही तो बचा है, या मेजॉरिटी मेरा वोट यही तो बचा है मुस्लिम वोट, तो कम से कम इसका सबसे बड़ा क्लेमेंट तो मैं हूं, ये और तो ना जाए किसी के पास। मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये डर तो नहीं है उनको कहीं? नहीं देखिए वो डर होने से, लेकिन देखिए राजनीति में जैसे मैंने कहा राजनीतिक दल का, नेता का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, तो इससे चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि 1951-52 से जो पहला चुनाव हुआ 77 तक कांग्रेस जीतती रही। क्यों जीतती रही? क्योंकि उस वक्त एक विनिंग कॉम्बिनेशन था, उस विनिंग कॉम्बिनेशन में बहुसंख्यकों का बहुतात थी, तो कांग्रेस को ही वही वोट मिलता था। ये कांग्रेस ने खोया है। मैं फिर बात कहता हूं आपके मतलब माध्यम से कि देश में एक राज्य है जहां पर हिंदू पॉपुलेशन जो है, आपका क्षेत्र प्रदेश है, ये 96% हिंदू पॉपुलेशन है और वहां पर कांग्रेस सत्ता में है। ये क्या दिखाता है? हिमाचल प्रदेश में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस में दमखम है, अगर वो चाहें तो ये हिमाचल जीत सकते हैं, तो गुजरात में भी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो पूरी बिसात बिछानी चाहिए वो होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो बीजेपी तो बड़ी खुश होगी राहुल जी के बयान से। बिल्कुल, और पहले वाला भी जो आपने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इस बात को बोला, बीजेपी ने एकदम हाथों हाथ लपक कर देखें कि अपना पूरा बयान जारी इस रूप में किया कि कांग्रेस की आदत है कि एससी कम्युनिटी के जो लोग भी होते हैं सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाकायदा उदाहरण दिया गया कि पहले मीरा कुमार को कैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ा दिया गया था, जबकि पता था कि रिजल्ट कैसा होना है, और ये भी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और इतनी भी चीज़ नहीं इनको कि वो अधिकार दिया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप कोई बात कह सके। आने वाले समय में पराशर जी अगर वो मुख्यमंत्री हो गए कर्नाटक के, तब आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन उसमें एक चीज था कि अगर जैसे उनको इस हिसाब से बोलना था, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको इस लिहाज से बोलना था कि अगर पार्टनर हैं उसमें, वो मतलब स्टेक होल्डर हैं, वो ये कह सकते थे कि पार्टी फैसला करेगी। मैं और राहुल जी मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ भी, हाँ तमाम हम दोनों से बात करेंगे ना, मैं और राहुल जी तय करेंगे। हाँ अच्छा, ऐसा भी नहीं कि पहली बार ये बोले हैं, इसके पहले भी हाईकमान वर्ड का इस्तेमाल वो करते रहे हैं, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ उनके जहन में बल्कि उनसे इसी तरह का काम लिया जाता होगा जिससे उनको पता होगा। जैसे अब इसका पार्ट 2 देखिए, नितिन नवीन जी भी बीजेपी के राष्ट्र हैं, पब्लिक इस तरह फैसला करेंगे, पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, तो वो लूज स्टॉक है या क्या है? नहीं, ज्यादातर तो उसमें ये समझ में आती है कि जैसा कि रशीद जी ने कहा ना कि राजनीति तो नहीं समझ पाते कि उनकी ड्राइविंग की अधिकतम सीमा ये है कि वो एक ऑटो चला लें, उनसे फिगेटी जो ऑप्टिक्स जिस तरह की चीज़ों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम गलतियां आप देखें तो फेरिस्त सी है कि एक के बाद एक वो गलती कर जाते हैं। राहुल गांधी चीज़ों को अच्छा करें, इसके उदाहरण आपको राजनीति कांग्रेस के हिसाब से अनेक उदाहरण मिलेंगे। वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट की आपने तस्वीर देखी थी क्या सर? जब वो केरल में जब सतीशन का जो मुख्यमंत्री बन गए थे, उनकी ओथ होनी थी, शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी गए, तो जैसे ही वो हवाई जहाज से उतरे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनके सामने 3 लोग खड़े हुए थे, बहुत से लोग खड़े थे, 3 प्रमुख लोग थे। एक जो रमेश चन्नीथला जो रेस में थे, मुख्यमंत्री नहीं बने, एक जो मुख्यमंत्री बन गए थे जिनका नाम सतीशन, वीडी सतीशन, और तीसरे जो थे वो जो बनते रह गए, केसी वेणुगोपाल थे। अब आप बताइए, राहुल गांधी ने एक आदमी से जाके गले मिले, किससे गले मिले? चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहिए।
चाहिए की बात नहीं, आप बताइए, आपने नहीं देखा वो विजुअल? वो केसी वेणुगोपाल से वो गले मिले और पूरे देश और दुनिया को उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा मतलब प्यादा था जो पिट गया। अब ये चीज कोई पॉलिटिकल आदमी करेगा या नहीं करेगा? उन्हें तो सतीशन से, जैसा आप कहते हैं, मिलना चाहिए था कि भाई ये हमारा आदमी है। क्या पता गले लिख के कान में सॉरी बोल कैसे वो पिट गया था कि प्रियंका गांधी ने अपने कैंडिडेट करा लिया, राहुल गांधी नहीं करा पाया? जो भी वजह, अगर प्रियंका ने कहा तो वो स्वागत योग्य बात है, क्योंकि वहां पर उसका एक अच्छा मैसेज गया। पूरे 5 साल वहां सरकार चलेगी, किसी को कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी बनाना चाहते थे ना किसी को। मैं आपसे कह रहा हूँ जो गले मिलके, अच्छा गले मिलने का जो आप कह रहे हैं कान में सॉरी, तो कान में सॉरी करने का तो वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, बहुत आसानी से किसी भी समय कह सकते थे, सुबह दोपहर शाम सारा समय था। क्यों नहीं बनवा पाया राहुल गांधी किसी को? देखिए यही तो हमारे लोकतंत्र की ताकत है। वाह वाह राजेश साहब वाह। नहीं, इसको आप गंभीरता से लीजिए। इसका कोई, देखिए यहाँ पर होता है कि हाई कमांड, जो इसकी हम बात करते हैं, हाई कमांड उस समय प्रभावी होता है जब आपकी केंद्र में सत्ता हो जाए, आपके पास IB ED मतलब हर तरह के आपके पास वॉशिंग मशीन टाइप हो, अपर वो फ्रंट लोडिंग टॉप लोडिंग, हाँ सब पानी वानी सब आता हो। जब आप सत्ता में नहीं होते तब वो कुछ नहीं हो, तो MLAs और वहाँ का लोकल उसने अपनी ताकत दिखा करके बन गया। और ये सतीशन मॉडल चलेगा, हर जगह चलेगा। MLA तो किसी के साथ थे। हाँ, MLA टिकट तो उन्होंने दिलाया था। मैं यही कहने वाला था कि केवल ये आ रहा था कि LI नहीं चाहते और शायद प्रियंका गांधी नहीं चाहती थी। देखिए MLAs तो एक धन्यवाद तरीका दे रहे हैं भाई। अगर आप किसी क्लब का किसी जगह के चुनाव कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और मैं आपकी आर्थिक रूप से मदद करूं तो आपका एक मेरी तरफ एक एहसानमंद तो आप रहेंगे ना। वो मामला था। किसी ने विधायकों की आर्थिक मदद की थी, ऐसा कहा जाता है। और फिर देखिए इनके आलोक मेहता साहब के बड़े अजीज दोस्त हैं मुकुल वासनिक, उन्होंने वो लिस्ट में वो टिको फोटो खिंचवा दी, दिखवा दिए। सब पूरा प्लांटेड लग रहा था, सब प्लांटेड लग रहा था कि ये केसी को ही बनवाने के लिए गए थे दिल्ली से जो लोग गए थे, लेकिन फिर भी नहीं बनवा पाए। नहीं केसी का वो मतलब बनवाने गए थे या उनको उस तरह के कहता ना कि वो जो क्या कहता है कि वो घोड़ा पछाड़ वो दुलती मारने गए थे टंगड़ी मारने गए थे। वो तस्वीर दिखाना, आप जानते हैं मुकुल वासनिक को मुझसे बेहतर, वो एक ऐसा नहीं, कोई भी आदमी कागज लेके आपका प्रोग्राम का शो होता है, आपका पेपर दिखा के लाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्या पूछने वाले हैं आप। तो ये इसमें कोई ऐसा भी था कि मतलब ये प्रियंका कैंप एंड राहुल कैंप ये आमने सामने आ गए थे? देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेहता साहब उस पर बेहतर मुझसे कमेंट कर सकते हैं। देखिए भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत है, उनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। प्रियंका गांधी बार बार कहती हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप को आते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर के ऊपर कांग्रेस में खेमे बने होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं। वो एक खेमा है और उस खेमों की जो लड़ाई होती है उसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने अपना जो था दांव मतलब सतीशन पर लगाया और कामयाब रही। अब उससे राहुल गांधी को चोट लगी नहीं लगी, ये आने वाला कांग्रेस का जो राजनीति का अध्याय है वो बताएगा। आपको एक और बात बताता चलूं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है प्रियंका गांधी कांग्रेस की महामंत्री हैं, लेकिन उन्हें कोई चार्ज नहीं है, कोई पोर्टफोलियो, कोई चार्ज, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब वो सुन रहे हैं महीनों से कि प्रियंका गांधी को शायद अब कांग्रेस पार्टी दी जाएगी, प्रेसिडेंट बनेंगी, ऐसा चल रहा है कुछ। वही तो दलित अध्यक्ष है, इसको कैसे हटाएंगे? या तो वो केरल में मुख्यमंत्री, वो सॉरी कर्नाटक में मुख्यमंत्री बने, तब जाके समस्या सॉल्व होगी। कर्नाटक का क्या झगड़ा है सर? मतलब झगड़ा तो सबको पता है, लेकिन उसका सोल्यूशन है किसी के पास? देखिए वहीं पे वो सतीशन मॉडल, जिसकी जमीन पे ताकत होगी। देखिए एक 80 साल के आदमी को, जो वहाँ के 80 के तो शायद नहीं हुए हैं, 80 78 79 साल के हैं, वो अगला चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ेंगे या जीतेंगे, ये तो कांग्रेस को फैसला करना होगा। मुझे लगता है कि वहाँ DK शिव कुमार को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन उसके नाम से चलती है और वो बड़ा उसका, देखिए अभी राज्यसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ पर आप देखिएगा तीसरी सीट भी कांग्रेस जीतना चाहती है, 3 एक्स्ट्रा वोट चाहिए। वो सब DK, वो बहुत बड़े मतलब कलाकार हैं, अच्छे। और वहां भी केरल की तरह उनके पीछे प्रियंका खड़ी है। बिल्कुल प्रियंका गांधी बिल्कुल उनके साथ है। देखिए प्रियंका गांधी में एक जो बहुत फर्क है, जो राहुल गांधी से हम तुलना करते हैं, उसके साथ मैं एक बात कहूँ, जिसका अंग्रेजी का मुहावरा है कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। लेकिन वो उनमें एक जिद होती है और बहुत जरूरी होता है। आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, सब में एक राजनीतिक रूप से एक जिद होती है कि हमें ये करना है। उन्होंने मतलब वहाँ पर पंजाब में आप देखिए तो उन्होंने सिद्धू के पीछे खड़ी हुई नवजोत सिद्धू को उन्होंने वहाँ बनवाया। उसके बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, दूसरी बात है। बहुत से ऐसे आपको ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जहाँ प्रियंका गांधी ने स्टैंड लेकर के वो खड़ी होती है, मजबूती से खड़ी होती है। तो अगर उनका चलेगी कर्नाटक में, तो मुझे लगता है कि DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मुझे लगता है शिव कुमार फंडिंग तो उनका करते हैं, लेकिन ये कहना है कि अब उसके बाद सिद्धारमैया को हटा करके खड़गे जी बन जाए, ये कोशिश यदि होगी वो भी एक समस्या है।
अभी राज्यसभा में भी खड़गे रहें कि नहीं रहें, एक तो कल ये तय होगा, मतलब इसके बाद वो अध्यक्ष बनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं राज्यसभा भी नहीं रहेगी साथ में। नहीं, यही तो नहीं, जब वहाँ नहीं, जब मुख्यमंत्री बने शिकार हो जाएंगे ना भाई। अभी देखिए ना, वही राज्यसभा जब वहाँ मुख्यमंत्री बनने जाएंगे तो फिर यहाँ से जाएगी राज्यसभा, और नेता प्रतिपक्ष भी है राज्यसभा में। इसलिए यही मैंने कहा कि कई तरह के पेंच ऐसे हैं जिसमें शिव कुमार को भी, मैं तो आज भी मानता हूँ राहुल गांधी हो सकता है न बनने दे शिव कुमार को अभी भी, जैसे अशोक गहलोत को उस समय रखा गया, सचिन पायलट को गोली दी जाती रही। शिव कुमार सारा फंडिंग का इंतजाम करते हैं जैसे कमलनाथ करते थे, या और हर पार्टी में जो काम ये उपयोग कर सकता है उस समय अशोक गहलोत इंतजाम करते थे। सचिन पायलट तो नहीं कर पाते थे पैसे का, फंडिंग का इंतजाम, तो सचिन पायलट नहीं बनाए गए। मेरा कई बार आप हमेशा कहते हैं पीछे क्यों जाते, अरे भैया पैसे की लाइट को मुझे बिजली देगा तो मैं अंधेरे में क्या प्रोग्राम करूँगा आपका, तो जो बिजली का बिल देगा वो तो चलाएगा ना देश को। तो सेम थिंग विद द पार्टी, दे जस्ट उसका यूज़ भी करते हैं, उसको लटकाए भी रखते हैं अधर में। मुझे सबसे बड़ा इसी पर है, आपको जो कह रहा आप कहिए भाई नहीं आलोक जी आपको नहीं, हम नहीं बढ़ाए, लेकिन आप लटकाए रखिए। आप देखिए अभी आपका आया था, अभी वही तो कहते हैं कि प्रियंका में ये क्लैरिटी है, ये जिद है, प्रियंका में ये करना है तो करना है। अच्छा, प्रियंका बिकॉज दो शी वाज इन पॉलिटिक्स सिंस 99, मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ। सोनिया गांधी जब राजनीति में आई तो अमेठी उस इलाके में घूमना इन यंग एज, जो लोग, मैंने देखा आपके यहाँ बोल भी दिया था कि वो तो जब गया तो उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी आई, उस समय कोई ज़्यादा टीवी भी नहीं था, दिखता था। तो शी वाज अंदर से समझ है, कुछ हद तक अपना करती है, कुछ उसके लोग आसपास भी जो होंगे उन समझाते हैं। और ये जैसे आपने मुस्लिम कहा, दिग्विजय सिंह मुस्लिम करते हैं, दलित, मैंने उससे अपर कास्ट का, इवन दलित करने से मध्य प्रदेश का ये भी इतना अच्छी तरह जानते, मैं जानता हूँ। इसीलिए एंटी सारा अपर कास्ट आपका हो गया, ब्राह्मण एकदम हमारे बहने बहने, वो सब कहते भैया ये दिग्विजय सिंह साल क्या कर रहा है, सड़कें नहीं बनाएंगे, हम तो लालू यादव की तरह सरकार चलाएंगे। तो इनके सलाहकार वो लोग हैं कि हम लालू की पॉलिटिक्स करके हम बन जाएंगे। राहुल गांधी को ये समझाया गया हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं बनना चाहिए। इसीलिए किसी को, मनीष तिवारी को नहीं आने देना चाहिए, कमलनाथ को नहीं आने देना चाहिए, सचिन पायलट को नहीं आने देना चाहिए, ज्योतिरादित्य को नहीं आने देना चाहिए, शिव कुमार को नहीं आने देना चाहिए। कोई भी दूसरा ऐसा ना हो जो प्रतिद्वंदी बन सके, एक तो ये थ्योरी। और दूसरी तरफ जो कर्नाटक आपने कहा, मैंने जितना मेस वहाँ है, उसके बाद आप देखिए ना इतना बुरा हाल है करप्शन का, सड़कों का, सारे चैनल में दिखाते हो, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं। दूसरे स्टेट भी यही होगा। लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण कला की तो पराशर साहब भी तारीफ करते हैं, सब करते हैं। सिर्फ भाषण ही नहीं, ओवरऑल उनका जो पॉलिटिकल इंटरेक्शन होता है, जैसे लोगों से मिलती हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी से आप तुलना करें तो कोसों आगे नजर आती हैं पार्लियामेंट में, जिस हिसाब से वो बाकी सांसदों के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मतलब उनका पैरामीटर अगर राहुल गांधी से तुलना करना हो तो फार 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 अवे। वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी जिस सहजता के साथ, मतलब एक पॉलिटिशियन को जैसे मिलना चाहिए, बट लीडर तो राहुल गांधी करती है। थोपे गए और बनाए गए, इसमें फर्क होता है। जैसे मुस्लिम के बारे में जो उन्होंने कहा, बीजेपी तो एकदम दोनों हाथ खोल के इस बयान का स्वागत करेगी, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से आप देखें इनकी पॉलिटिक्स चलती है इस लिहाज से नहीं कि पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन होता है। हाँ। क्या किसी भी स्टेट में आप देखते हैं कि मुस्लिम डेवलपमेंट के हिसाब से वोट करें, वो सिर्फ एक बात कहेंगे बीजेपी को जो हरा दे। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की बात जो भी होती है वो एंटी बांग्लादेशी बयान होता है। जैसे यहाँ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मियाँ बोल दिया मतलब मुसलमान को बोल दिया, लेकिन असम के लोगों को, असम के मुसलमानों को तो पता है ना कि मियाँ बोल रहा है तो बांग्लादेशी मियाँ को बोल रहा है। लेकिन आप वहाँ पे गवर्नेंस आपको नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ नजर क्या आएगा, तो ऐसे बोल रहा है, हमारे धर्म वाले के बारे में बोल रहा है। वही तो ये बीजेपी को सूट कर राहुल गांधी का बयान इस माहौल में, जब आपके असम में जीते सिर्फ मुस्लिम विधायक, तो ये बनाया गया कैंपेन, ये देखो तो इनको तो सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया। केरल में आप मुस्लिम लीग के साथ, आपको मतलब ये कह रहा हूं बीजेपी ने क्या क्या इश्यूज बनाए और आप उसी को हवा दे रहे हो, खुद ही हवा दे रहे हो उसका। बिल्कुल, और इस तरह से बोलना उसमें क्या फर्क पड़ जा रहा है? इससे ज्यादा सौरभ जी ये कहना कि ये सरकार, मोदी सरकार गिर जाएगी। हाँ सर, कैसे गिर जाएगी जरा ये समझाइए। मैं आपको इसलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि नींद में जैसे देखता है ना, कर्नाटक की सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी साल भर में, क्योंकि अभी सितारामैया शिव कुमार की झगड़ा चल रहा है, तो कर्नाटक बोलने के बजाय कि कर्नाटक की सरकार गिरेगी और बोले मोदी सरकार गिरे। भाई कोई आदमी जो दिवा सपने देखता है वो भी नहीं कहेगा कि मोदी सरकार का बहुमत है, एनडीए का बहुमत है। दिन के सपने सच भी नहीं होते। मतलब थोड़ा सा जो मैंने तो आज एक प्रोग्राम, मैंने तो दिन के प्रोग्राम में मैंने कहा राहुल जी ने ऐसा कहा, चलो देखते हैं एनडीए के कौन कौन सहयोगी हैं, तो लिस्ट निकाली कि इनके इतने, टीडीपी के, जेडीयू के, शिंदे के, इनके। मैंने कहा सर देखें लिस्ट तो कैसे गिरेगी सरकार, कौन कौन हट जाएगा पीछे, तो ऐसे ही तो गिर सकती है ना सरकार। सहयोगी राहुल गांधी की भविष्यवाणियां देखिए कितनी सही हुई है। हाँ, कैसे कौन सी सर? नहीं आप बताइए। वो कह रहे हैं कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है। हाँ। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी भविष्यवाणी सही होती है। तो मानने वालों का आप उसके जज्बे को देखिए। तो मुझे नहीं, तो मैंने जब ये लिस्ट पढ़ी कि ये देखो ये सहयोगी हैं, इसमें से कौन छोड़ के चला जाएगा मोदी को जो सरकार के जाएगी, लोग हंसने लगे जो प्रोग्राम में थे और बोले आप इतना सीरियसली लगे उनका बयान को कि आप लिस्ट निकाल के ले आए,
कि कौन पीछे हटेगा। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि एक साल में इतनी तकलीफ आ जाएगी देश के अंदर, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाएगी कि फिर नरेंद्र मोदी गवर्न नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा मैसेज मैं और को आपको बताता हूँ, क्या है कि उनको दिमाग में तो जो भी उनके साथ रहते होंगे बताते हैं प्राइम मिनिस्टर आपको ही बनना है। ठीक भी, अभी आप और हम भी नहीं कह सकते ना, यदि कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी के अलावा बताइए तो राहुल गांधी बनेंगे क्या? बनेंगे, ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल। तो होता क्या है कि उनको क्या दिखता है कर्नाटक की चर्चा में, देवगौड़ा को मैंने गिराया था, मैंने चरण सिंह को गिराया था, मैंने मतलब कांग्रेस ने गिराया था, उन सबको भी मैसेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर या तो मैं ही होऊंगा नहीं तो सरकार गिरा देंगे। मोदी जी भी नहीं रह सकते, यदि उनकी सरकार गिरेगी मैं बनूंगा, दूसरा भी कोई बनेगा तो मैं बनूंगा। मेरी इसमें धारणा थोड़ी अलग है। मुझे लगता ये जरूर है कि वो ऐसी बात उन्होंने करी और चुनी हुई सरकार कैसे अट जाएगी तो समझ से परे है। लेकिन देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तब तक जब तक कांग्रेस अपने बूथे पे कम से कम मतलब हाफ ऑफ हाफ, जो 272 का आधा आंकड़ा होता है कि मतलब 150 के करीब जब तक कांग्रेस की लोकसभा में सीटें नहीं आती तब तक राहुल गांधी की दावेदारी नहीं हो पाई, ना उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। नहीं तो अब देखिए ना, अब ये तो अब ममता हारी, स्टालिन हारे, इसके बाद तो सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल सबसे ज्यादा खुश तो राहुल गांधी हैं कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर हार गए। देखिए, यही तो जो होती है मतलब स्टैटिस्टिक्स होती है, वो बड़ी डिसेप्टिव, आप दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। देखिए 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में कांग्रेस की आप जानते हैं जैसे 44 सीटें आई, 52 आई और 99 आई। लेकिन उसमें जहां पर कांग्रेस नंबर 2 पे आई, सेकंड पोजीशन पे, अब वो मार्जिन 5 लाख का था, 1 लाख का था, 2.5 लाख का था, वो अलग बात है। वो 261 से लेके 268 सीटें थी। अब वो कह रहे हैं, आपने अभी जो बात करी कि ममता बनर्जी और उड़ीसा में और कई जगह वैक्यूम हुआ है जहां क्षेत्रीय पार्टियां हारी है, वहां कैलकुलेशन जो राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द जो ज्ञानी लोग रहते हैं उन्होंने कहा कि साहब अब 345 सीटें ऐसी हो गई जहां कांग्रेस नंबर 2 है। अब 345 को कहते हैं कि साहब कन्वर्जन अगर हमारा 40% हुआ तो आप देखिए ये जबरदस्त। ये मतलब बंगाल में भी मान लीजिए लोकसभा में बंगाल में भी नंबर 2 कांग्रेस रहेगी, नंबर 1 या नंबर 2 पर चिल्ली, आप जानते हैं शेख चिल्ली। ये बात सब समझ गए। कन्वर्जन आप तक 40% भी हो जाए, बस 30% भी हो जाए तो भी ये बात उनको समझाया यही जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बस ये। सर मैंने एक स्टडी करी कि मोटे मोटे तौर पे दिल्ली, आंध्रा, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 स्टेट और एक और 7 स्टेट का मैंने कहा 254 लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस का वोट परसेंटेज मतलब सिंगल डिजिट है। तो आपको सिंगल डिजिट आपका जब वोट है कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 4%, और फिर उसकी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन है। तो अब इस तरह का देखिए, ये जो जैसे मेरी स्टैटिस्टिक्स भी गलत हो सकती है, जैसे वो मैंने आपको 345 सीटों को बताया कि 40%, तो इस तरह के कैलकुलेशन चलते हैं। अब लीडर के ऊपर होता है कि लीडर उसको किस चीज को लेकर खुश हो रहा है। अरे खुश तो किसी बात को जाते हो, कॉकरोच पार्टी के हैंडल के 2 करोड़ फॉलोअर हो गए तो उससे भी खुश हो गए कांग्रेस पार्टी। उसमें भी एक संदेश है। देखिए वो मैं कॉकरोच पार्टी का जो भी वो है, मैं देखिए एक संदेश है कि लोग, देश की एक जनता, एक तबका है जो एक विकल्प ढूंढ रहा है। उसको विजय में विकल्प नजर आया, कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में विकल्प नजर आया था, और अब जैसे मोमेंटरली उसने कांग्रेस पार्टी को भी कर दिया कि चलो तुम ही आओ आप। लेकिन जब उसको 20 साल से राहुल गांधी में विकल्प नजर आया तो अब कैसे आ जाएगा? मेरा सवाल ये। उसमें सौरभ ये भी होता है ना कि जैसे अपने लोगों को आपको उत्साहित भी तो करना है कि ये सरकार चलेगी नहीं, 1 साल में गिर जाएगी। अभी जैसे बंगाल जैसी विक्ट्री के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप सोचिए कि बीजेपी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर मोराल किस लेवल पे होगा। तो उस मोराल को उठाने के लिहाज से भी आपको कुछ डायलॉग मारने होते हैं कि हाँ 1 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ कि ये तो दिख ही रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका असर महंगाई पे होगा, जिसको लेके आम आदमी प्रभावित होगा ही होगा। मान लीजिए होगा भी तो सरकार कैसे गिर जाएगी? उस बात को डायलॉग बोलने में उनका घाटा क्या है? शिकागो जानते हैं? शिकागो कहाँ है? अमेरिका में सर। तो वहां पर एक सज्जन बैठे हुए हैं, वो शिकागो क्लब जो है, और शिकागो क्लब के एक और सदस्य हैं जो कांग्रेस में बड़ी उनकी चलती है, सर उनका जिक्र भी करते रहते हैं। नाम बताइए, शो में नाम बताना पड़ता है। तो वो जो है, तो वो शिकागो क्लब का कांग्रेस में, मैंने तो लेख लिखा हुआ है, तो जयराम रमेश है, वो भी शिकागो क्लब के हैं, तो वो शिकागो क्लब की बड़ी चलती है। तो वो अमेरिका, नई बात बता रहे हैं, जब शिकागो क्लब है कांग्रेस। हाँ क्यों नहीं, मतलब हर चीज की। वो क्या करता है शिकागो क्लब? नहीं मतलब एक उसका कांग्रेस में अमल दखल है, इन्फ्लुएंस है। तो सैम पित्रोदा साहब है, हो सकता है उन्होंने कुछ सैम पित्रोदा और जयराम रमेश ये हिसाब बना करके देते, ऐसा आया हो कि जिससे लगा। आप इस हाइपोथेसिस को नहीं मानते कि ये अब क्षेत्रीय दलों का डाउनफॉल शुरू हो गया और इसका फायदा कांग्रेस को होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, जब 254 सीटों में आप एक सिंगल डिजिट है तो आप कैसे करेंगे भाई? जीतने के लिए कम से कम आपको 35-40% चाहिए होता है। सर ये इंडिया ब्लॉक बचा है क्या? इंडिया के लिए बिल्कुल नहीं है, खत्म हो चुका है।
देखिए मेरा सर अब इतने बड़ी मतलब वो है, मुझसे भी सीनियर है, मैं बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ देश में जितनी भी अलायंस पॉलिटिक्स हुई है, चाहे वो जनता पार्टी बनी हो, यूनाइटेड फ्रंट बना हो, वो जो नेशनल फ्रंट और वो बना था जन मोर्चा, इन सारे फ्रंट बनते हैं, मतलब बर्थ इज अनाउंस्ड, डेथ इज नेवर अनाउंस्ड। यूपीए का क्या हुआ कोई किसी को नहीं पता। तो जब अभी एनडीए चल रहा है तो सत्ता से सब ये होता है, सत्ता बनाने के लिए बनते हैं ये सारे फ्रंट। तो वो 24 का वो था, वो सत्ता नहीं आई, खत्म। अभी ममता बनर्जी हारने के बाद, लेकिन आज उनका बयान में देख रहा था, कह रही है कि यहाँ जून में एक इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होगी। जब तक थी पावर वो में, इंडिया ब्लॉक अलग किस्म का होगा, और जब तक पावर में थी लगातार आप लोग भी TMC के इंडी के लोग बजाय आप इंडिया कहने लगेंगे उसको। ये पोर्शन वो मैसेजिंग देने में परेशान थे कि कांग्रेस के साथ हम लोग पिछलग्गू नहीं, फॉलो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें आपस में ये लोग ज़्यादा लड़ते नजर आ रहे हैं, बनिस्बत इसके कि आप नरेंद्र मोदी बीजेपी उससे लड़े हैं। ठीक कह रहा है। अब ममता एक्साइटेड हो गई है इंडिया को ब्लॉक को लेकर के, स्टालिन बाहर हो रहे हैं। देखिए और बने आप बचा के खाली आप न दूसरों को न पास न दूर, जैसे कहते ना आप हैं, कहते हैं जो एक पुरानी कहावत है गांव वालों के हिसाब से, अपना हिंदी के लोग सुनते हैं ना, कि दुल्हन बड़ी प्यारी किचन में बता रहा। पहले ज़माने में होता था कि सास जो है वो पास चाबी रहती थी, मैंने कहाँ से काजू निकलेगा, चीनी कहाँ मिलेगी। तो दुल्हन बड़ी प्यारी, दुल्हन वहाँ बैठे, जब तक कंट्रोल मेरा है, किचन में भी नहीं जाना है। तो ये वो करते हैं, जो भी चीनी है तो दुल्हन बड़ी प्यारी, डीएम के बड़ी प्यारी है, लेकिन साले इधर बताना। अब ऐसे कोई होता है, अब घर चलाना है, बहू बाद में अल्टीमेटली उसी को चलाना, भाई तुम चाबी कहीं भी नहीं दोगे। तो इनका क्या है प्रॉब्लम कि ये कहीं भी किसी को नहीं आने देते, क्षेत्रीय दल को। मैंने इसलिए कहा अखिलेश कितना एडजस्ट करेगा, आप सोचिए ना। सबसे बड़ा तो यूपी बिहार है, बिल्कुल। क्या क्या जो इन्होंने कहा ना, ओल्ड स्टेट छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में क्या होगा, कौन मतलब दिग्विजय सिंह खुद 5-5 लाख से हारते हैं। अब वहाँ पर आप किसके भरोसे, दूसरे उनमें अभी भी इतनी लड़ाई चल रही है, कमलनाथ जी की चलती है, दिग्विजय सिंह की चलती है, जीतू पटवारी की चलती है, मध्य प्रदेश नहीं। राजस्थान में आज भी बुरा हाल है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट दादरी कह दिल्ली। यदि आप ऐसे नेता को तब से राजेश पायलट से लेकर सचिन को यदि यूपी में ही प्रोजेक्ट कर देते कि गुजर नेता है, आइए बैकवर्ड आपको करना है, आपने किया क्या कभी? अब तो मेरा मतलब है कि ना आपको पिछड़ा खेला, जाति बताओ तो देवेंद्र जी तुम्हारी क्या जाति है, सौरभ शर्मा कौन से होते हैं, फलाना क्या होता है, आलोक मेहता तुम क्या होता है, आप बताइए। यही सब पूछते रहिए, आप तो करते रहिए, आप तो पब्लिक भी नाराज हो जाती है इधर के उधर। इससे जो विजय के साथ किया वो आपको पता है क्या? 2009 में विजय, ये कैप्टन जो बहुत अच्छे अदाकार हैं, ये 2009 में आए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। राहुल गांधी से भेंट हुई, राहुल गांधी ने कहा कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ो, वो चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ो बताओ। और आपके 5 विधायक हैं, वो चीफ मिनिस्टर है। 70 सीटें दे रहा था वो अभी ये इसमें जो अलायंस में 70 सीटें कांग्रेस को दे रहा था। कांग्रेस 5 को लेके, देखिए क्वांटिटी मैटर्स है ना, क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वालिटी। मैंने आपका प्रोग्राम आज बिल्कुल मनोरंजन का प्रोग्राम हो गया, अब क्या करें हम लोग, हंसी में भी सर पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, वो वीडियो क्योंकि नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के लोग कल यूपी की भी विचित्र कहानी बता रहे हैं कि यूपी के एक बड़े नेता ने दूसरे नेता के साथ जो कुछ किया जी पार्टी के दफ्तर में, मारपीट हुई, सोचिए मारपीट हुई पार्टी के दफ्तर में, मारपीट, उससे आगे भी गाली गलौज, ये सब इस तरह की चीजें कहानियां कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं। और फिर एकदम मतलब एक आदमी आगे दौड़ा है, पीछे दूसरा दौड़ा रहा है। तांत्रिक पार्टी है भाई। वजह क्या रही? मतलब वजह ये रही कि शायद एक जिस दूसरे नेता के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने कुछ राहुल गांधी को लेकर सलाह दे दी थी कि राहुल गांधी जी को जो प्रतीक यादव हैं उनके घर जाना चाहिए, नहीं प्रतीक यादव के घर जाना चाहिए, सिंपैथी अच्छी मिलेगी। प्रतीक यादव दूसरे नेता का ईगो हर्ट हो गया कि ऐसा कैसे कि मुझसे रूट ना होके ये सलाह सीधे कैसे जा रही है। वो किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी सांसद हैं उनके मार्फत वो कैसे राहुल जी तक सलाह गई। इसी पे बातचीत शुरू हुई और बातचीत हिंसक हुई। ऐसी कहानियाँ कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं। मैं अफसोस ये कर रहा था कि काश अगर वो वीडियो होता तो ज़्यादा समझ में आता कि किस तरह से अगले चुनाव के लिए लड़ाई की जा रही है। यूपी के वो कहते हैं ना हमारी तरफ तो कोई देखने वाला पूछने वाला ही नहीं है यूपी। आप बताइए चुनाव 2 साल बाद है यूपी में, प्रियंका गांधी राहुल गांधी छोड़ कोई भी मतलब कोई देखने कोई माई बाप ही नहीं, खाली अजय राय हैं। अजय राय को आप देख ही रहे रोज, मतलब वो अपना कुछ भी बयान देते हैं उल्टा पुल्टा और केस चलता रहता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ बयान ही दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ और भी किया और क्या क्या नहीं कर रहा है जो करके जितना पब्लिकली भी दिख रहा है। तो उसके बाद और वो पहले भी कितनी घाट का प्रदेश में तो बहुत होता है कि 2 लोगों में मतलब लखनऊ में लड़ाई हो रही थी तो कोई कांग्रेसी हो कोई उससे बीच बचाव किया तब जाके मारपीट शुरू हुई। ठीक है सर, नहीं खैर वेरी डेमोक्रेटिक बिल्कुल होता है, ऐसा ही करना चाहिए। और डंडा लेके दौड़ा था। ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था, बड़ा मजा आया सर, कि आज आपने आनंद ला दिया सर। राजेश साहब बहुत शुक्रिया आपका, आरोग्य बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।